दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, वो अपनी एक 37 वर्षीय बेटी के साथ रहती थी। उस बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी रीजन के चलते उसका डिवोर्स हो चुका था और इस वजह से वो महिला मायके में अपनी माँ के साथ रहती थी। वक्त बीत रहा था, लड़की भी खाली रहती थी, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वक्त बिताती थी और तभी कुछ ऐसा उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाता है जिसके बारे में सोचकर ही वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और ये खुशी वो अपनी माँ के साथ भी साझा करती है, तो माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी में कुछ ऐसा हो जाता है कुछ महीनों बाद कि दो लोगों की हत्या हो जाती है। वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था, तब भी किसी को कानो कान किसी चीज की खबर तक नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सुझाव आप देना चाह रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ वो है छत्तीसगढ़ के कबीर धाम की। कबीर धाम के अंतर्गत एक शहर है, मुख्यालय शहर जिसका नाम है कवर्धा। कवर्धा का वीआईपी एरिया, जहां पर शिक्षक कॉलोनी जिसे बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट टीचर्स की फैमिली, गवर्नमेंट टीचर्स रहते हैं, वहां की ये बात है। एक दिन लगभग 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो गवर्नमेंट पद से रिटायर हो चुके हैं, टीचर थे वो अपने घर में इधर उधर घूम रहे थे और अपने घर में जो उनकी काम करने वाली है, उनके घर में जो औरत मौजूद होती है, उन्हें कहते हैं कि घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, घर में थोड़ा सफाई किया करो। तो महिला कहती है कि बदबू हमारे घर से नहीं बल्कि बगल वाले घर से आ रही है और वो लोग बहुत गंदे किस्म के इंसान हैं, हमेशा ही गंदगी फैलाते रहते हैं। अब बुजुर्ग इंसान थे, वो तुरंत ही घर के बाहर निकलते हैं और बगल वाले घर पे जाकर कहते हैं कि यार तुम लोग थोड़ा घर में साफ सफाई रखा करो, इतनी अच्छी जगह पे रहते हो, गंदगी मचा के रखी है। और उस घर के व्यक्ति निकलते हो कहते हैं कि बदबू हमारे घर से नहीं बल्कि तुम्हारे घर से आ रही है। और इसी मेरे और तेरे घर के चक्कर में उन दोनों के बीच में झड़प भी हो जाती है, वाद विवाद थोड़ा हो जाता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे बात फैलती है क्योंकि बदबू तो सबके यहाँ ही आ रही थी। दूसरा घर से तीसरा घर, तीसरा घर से चौथा घर, अब आसपास के जो भी घर थे सबके यहाँ ही बदबू जा रही थी। सब लोग पहले अपना घर देखते हैं और बाहर होकर सभी बात करते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहां जो महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था, वहां के जो एसपी होते हैं, वहां पे जो और कर्मचारी थे, उनको बोलते हैं कि तुम लोग ऑफिस की सफाई नहीं करते हो, देखो कितनी बदबू आ रही है। सभी साफ सफाई में लग जाते हैं, रूम स्प्रे छिड़का जाता है, लेकिन जो गंदगी थी वो समय के साथ और बढ़ती ही जा रही थी। शाम का वक्त हो चला था, लगभग 5-6 बजे के आसपास, लेकिन जो बदबू थी वो बढ़ती ही जा रही थी। एसपी तो अपने घर निकल जाते हैं। अब वो दिन तो जैसे तैसे वहां के रहवासी निकाल लेते हैं, जैसे तैसे रात गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, अब जो बदबू थी वो बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। जीना मुश्किल हो रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था और सभी लोग बाहर इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। और तभी उनकी नजर पड़ती है उस बुजुर्ग महिला के घर पर। सामने एक घर था जिस पे ताला लगा हुआ था। शायद किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था और जब उस घर में ताला लगा रहा था और लोग कुछ अंदेशा लगाते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद जो बदबू आ रही है वो इसी घर से आ रही है। और वो सभी कुछ लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब हमारी कॉलोनी में जीना मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है और हमें शंका है कि एक घर में लॉक लगा है, वहीं से बदबू आ रही है। अब पुलिस भी साथ में आती है क्योंकि बदबू तो वहीं तक भी जा रही थी। पुलिस आती है, देखती है ताला लगा हुआ है, गेट खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। साथ ही उस घर में जो रहने वाले व्यक्ति थे, उनका कांटेक्ट नंबर किसी तरह लिया जाता है और उनको फोन लगाया जाता है, लेकिन कोई भी नंबर नहीं पिक कर रहा था। और अब परेशानी तो थी ही, तो पुलिस की मौजूदगी में वहां पर उस घर का ताला तोड़ा जाता है। और जब ताला तोड़कर पुलिस अंदर जाती है तो देखते ही सन्न रह जाती है। वहां पर एक लड़की जिसकी उम्र 37 साल थी, जिसका नाम वसुंधरा होता है, जो कि
इस घर की इकलौती बेटी थी। वो पूरी तरीके से दुल्हन के भेष में तैयार थी और उसकी वहीं पर लाश पड़ी हुई थी। अब वहां से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसी कमरे के कोने पर उसकी जो माँ 60 साल की बुजुर्ग थी, जिनका नाम पार्वती था, उनकी भी लाश पड़ी हुई थी। अब इतनी वीआईपी कॉलोनी में दो दो लाश एक घर में, हड़कंप मच जाता है। पुलिस जांच टीम में जुट जाती है, साथ ही डॉग स्क्वाड या फॉरेंसिक टीम सभी को बुलाया जाता है। सभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडियों को भेजा जाता है। साथ ही सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की जाती है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि इन दोनों माँ बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। खैर, अभी ये हत्या किसने की, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति वहां से निकलता हुआ दिखता है, जो उसी घर की जो स्कूटी थी उसे लेकर निकल जाता है। सबसे पूछा जाता है कि आदमी कौन है। किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन एक दो लोग कहते हैं कि ये आदमी 4-6 महीनों से आता जाता है, मैंने एक दो बार इसको यहाँ आते हुए देखा है। अब उसका जो मोबाइल होते हैं, जो वसुंधरा और उसकी माँ पार्वती का मोबाइल होता है, उसे लिया जाता है और उसका जब सीडीआर निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि लगभग 6-7 महीने पहले से ही एक नंबर एक्टिव हुआ है, जिसका वसुंधरा के मोबाइल से कई कई बार और घंटे घंटों तक बातें हुई है। अब उस नंबर को कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन उस नंबर पे बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई फोन पिक नहीं कर रहा था और उसका लोकेशन ट्रैक किया जाता है, जो महज वहां से 115 किलोमीटर की दूरी पर था और पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और वो व्यक्ति अपने घर में आराम से था। साथ ही पुलिस जाकर देखती है तो इस घर से ले जाई गई स्कूटी भी उसी घर में खड़ी हुई थी। पुलिस तुरंत ही उसको गिरफ्तार करती है, जिसका नाम अश्विन होता है। गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और पूछती है कि आखिर तुमने इन दो लोगों की हत्याएं क्यों की। पहले तो हर कातिल की तरह वो भी इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती पे आती है तो सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि दरअसल मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत ज्यादा वक्त बिताता हूँ। तभी मैं सोशल मीडिया देख ही रहा था कि अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की की फोटो आती है और वो लड़की थी वसुंधरा की। वसुंधरा से को देखते ही मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है और इस तरीके से मैं वसुंधरा को चैटिंग के थ्रू मैसेज करता हूँ और हम दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हो जाती है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। चैटिंग शुरू होते होते कुछ ही वक्त गुजरा था और जब हम एक दूसरे का एड्रेस पता करते हैं तो पता चलता है कि हम दोनों महज 114 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। और उसके बाद जो वसुंधरा होती है वो मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर करती है और मैं उसकी इच्छाओं का मान रखते हुए उसके बताए हुए एड्रेस पर यानी कि उसके घर आ जाता हूँ। घर आकर मैं वसुंधरा से मिलता हूँ। वसुंधरा के साथ जो उसकी माँ पार्वती थी, वसुंधरा मुझे उनसे भी मिलवाती है और वो दोनों मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। मुझे भी उन दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा जब जी करता था मैं वसुंधरा से मिलने उसके घर आ जाता था, क्योंकि पार्वती जी को कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ वक्त गुजरता है, तभी एक दिन जो पार्वती जी होती हैं वो कहती हैं कि क्यों ना तुम लोग शादी कर लो, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते ही हो, शादी कर लो, दोनों खुशी रहोगे। और इस बात पर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और साथ ही वसुंधरा भी बहुत खुश थी। तभी उसके साथ रहते रहते मुझे पता चलता है कि वसुंधरा की पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी दो बेटियां भी हैं। और जब मैं इस बात को वसुंधरा से पूछता हूँ तो वसुंधरा कहती है कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अब मेरा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी शादी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी अश्विन को लगता है कि थोड़ा इसके बारे में और जांच पड़ताल की जाए, तो अश्विन अपनी तरफ से थोड़ी और जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कि वसुंधरा की एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां हो चुकी हैं और तीनों पतियों से वो डिवोर्स ले चुकी है। और जैसे ही अश्विन को ये बात पता चलती है वो थोड़ा घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक पति खराब हो सकता है, दो पति खराब हो सकता है, लेकिन तीन तीन पतियों से शादी करने के बाद भी वसुंधरा चौथी शादी भी करना चाहती है। क्योंकि अमूमन यह होता है कि अगर
एक शादी टूट जाती है अगर पति बुरा बर्ताव करता है, उसके बाद बहुत हिम्मत करके लड़कियां दूसरी शादी करती हैं, और अगर दूसरी शादी में भी उसको वही सब मिले तो शायद लड़कियों का शादी पर से भरोसा उठ जाता है और मर्दों पर से भी भरोसा उठ जाता है। लेकिन यहाँ केस उल्टा था। वसुंधरा तीन तीन पतियों को डिवोर्स दे चुकी थी, उसके बाद भी वो चौथी शादी करना चाह रही थी, और इसलिए अश्विन घबराता है और वो प्लान चेंज कर देता है कि मुझे इस औरत से शादी नहीं करनी है। और इस बात से अश्विन थोड़ा दूर दूर रहने लग जाता है, ज्यादा चैट भी नहीं करता, मिलने भी नहीं आता, और वसुंधरा उसको बार बार कॉल करती, और इसी बात पर उन दोनों के बीच में झगड़े होने लग गए। लेकिन तभी एक दिन की बात है जब उसकी माँ और वसुंधरा 3 दिसंबर 2023 को बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि वो मिलने आया हुआ था वसुंधरा के कहने पर, और कहते हैं कि हमें शादी करनी ही है। और प्रेशर में आके अश्विन जो वहाँ का कोर्ट होता है वहां जाकर एक एप्लीकेशन दायर करता है, देता है कि हमें शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है। थोड़ा वक्त और गुजरता है, फिर 22 फरवरी 2024 को वसुंधरा फिर से अश्विन को अपने घर बुलाती है। जब अश्विन घर मिलने आता है तो वसुंधरा और उसकी माँ पार्वती दोनों कहते हैं कि आज तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी, तुम शादी से बच नहीं सकते हो, और अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जेल की चक्की पिसवाऊंगी और तुम्हारे ऊपर ऐसे आरोप लगाऊंगी कि सलाखों के पीछे ही सड़ते रहोगे। और जो अश्विन होता है वो डर जाता है, बोलता है ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके से अश्विन वसुंधरा को लेता है और जाके एक पार्लर पर छोड़ देता है। उसे बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही शादी करेंगे। वसुंधरा पार्लर पे तैयार होने लगती है और उधर अश्विन वसुंधरा को पार्लर में छोड़कर घर आता है, क्योंकि उसे पता था घर में पार्वती जी अकेली हैं। जैसे ही घर आता है, पार्वती जी घर में थी, उनका गला दबाता है और गला दबाकर उनकी हत्या कर देता है। ये सब चल ही रहा था कि पास में ही पार्लर होने के कारण जैसे ही वसुंधरा रेडी हो चुकी थी और वो अपने घर आई, जैसे वो अपने घर में इंटर करती है तो उसने अपनी आंखों से अश्विन को, अपनी माँ को मारते हुए देख लिया। इससे पहले कि वो चीखती चिल्लाती शोर करती, अश्विन तुरंत ही उसका मुंह दबाता है और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो उन दोनों को वहीं छोड़कर स्कूटी की चाबी लेता है और घर के बाहर ताला लगाकर स्कूटी लेकर आराम से अपने घर चला जाता है, क्योंकि अश्विन को यही लग रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई उसे पहचानता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। साथ ही इस कहानी से, इस सच्ची घटना से आप ये सीख जरूर लें कि सोशल मीडिया उतना ही यूज करें जितना आपके लिए जरूरी हो। अगर सोशल मीडिया हमारी सुविधाओं के लिए है तो उसका गलत फायदा ना उठाएं। चकाचौंध की दुनिया में आकर किसी भी ऐसे शख्स के साथ अपना रिलेशन न बनाएं जिससे आगे चलकर आपको उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।